नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में बात करेंगे भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के दौरान रूस भारत चीन समूह की बैठक की। साथ ही बात करेंगे चीन को लेकर भारत के सख्त लहजे की, जिसके चलते गलवान घाटी में चीन अपने सैनिकों को पीछे करने के लिए तैयार हो गया है। और जानेंगे मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी रफ्तार से उत्तर भारत में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में इसके 24 घंटे में पहुंचने की पूरी संभावना है। कोविड-19 की हर खबर पर भी रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत ने पाकिस्तान को दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने के लिए कहा है और इस कार्यवाही के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इस बारे में जानकारी देने के लिए विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यकारी अध्यक्ष को आज तलब किया। दरअसल भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर भारत कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है। कई मौकों पर इस बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष विरोध भी दर्ज कराया गया है, लेकिन पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी भारत के भरोसे के खिलाफ जाकर काम करते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायोग के कुछ कर्मचारी जासूसी के कामों में लगे हुए हैं और उनका आतंकी संगठनों के साथ संपर्क भी है। 31 मई को रंगे हाथों पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारी इन गतिविधियों की प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्हें गिरफ्तारी के बाद भारत से निष्कासित कर दिया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की संख्या भी कम की जाएगी। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। तो अखिलेश, भारत की इस चिंता का सबब क्या है? क्या जानकारी हमारे पास? देखिए, भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में जो संख्या है स्टाफ की, वो मैं बताऊं 110 स्टाफ हैं पाकिस्तान के भारत में, और भारत के भी पाकिस्तान में 110 स्टाफ हैं। अगर इसमें आप देखें तो पाकिस्तान तो काफ़ी छोटा देश है भारत की तुलना में, लेकिन चूंकि भारत ने 110 स्टाफ वहाँ रखे हैं, इसलिए उन्होंने भी हमारे यहाँ 110 कर्मचारियों को रखा है अपने उच्चायोग में। लेकिन जिस तरह की गतिविधियाँ पाई गई है पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की, उससे ये लगता है कि उनकी संलग्नता भारत में रहकर ज़्यादातर मामलों में जो क्रॉस बॉर्डर, जो सीमा पार हिंसा को बढ़ाने में और सीमा पार आतंकवाद के लिए ज़मीन तैयार करने में, उनके लायक लोगों को तैयार करने में होता है। तो इसीलिए भारत ने देखा था आपने कि पिछले 31 मई को पाकिस्तान उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को भारत से बाहर जाने के लिए कहा गया, वो पाकिस्तान चले गए। उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि 22 जून को बिना किसी कारण के भारतीय उच्चायोग जो इस्लामाबाद में है, वहाँ के 2 भारतीय कर्मचारियों अधिकारियों को उनके साथ काफ़ी बदसलूकी की गई, उनका अपहरण किया गया। तो पाकिस्तान इस तरह के बदले की कार्रवाई भी करता है। भारत में अपने उच्चायोग के माध्यम से हिंसा की कार्रवाइयाँ भी भारत के खिलाफ करता है। तो और यह पूरी तरह से वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है और भारत पाकिस्तान के बीच जो समझौते हैं उसका उल्लंघन है। इसीलिए आज भारत ने निर्णय लिया है कि पाकिस्तान के जो कर्मचारी हैं पाकिस्तानी उच्चायोग में, उनकी संख्या आधी घटाई जाएगी और भारत भी अपने कर्मचारियों की जो संख्या है भारतीय उच्चायोग की इस्लामाबाद में, उसको भी आधे पर ले आएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के दौरान मंगलवार को हो रही रूस भारत चीन समूह की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने रूस और चीन से वैश्विक स्तर पर भारत की न्यायसंगत मांगों का समर्थन करने को कहा। बहुपक्षीय बैठक में द्विपक्षीय मुद्दे न उठाने की शिष्टता का ध्यान रखते हुए भारत ने चीन के साथ तनाव का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया। रूस भारत चीन यानी RIC की विदेश मंत्री स्तर की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ वर्तमान सीमा विवाद और भारतीय सैनिकों की शहादत का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने चीन को याद दिलाया कि जब 1938 में जापान के खिलाफ युद्ध के दौरान उसे मदद की जरूरत पड़ी तो भारत ने ही उसका साथ दिया था। इस मौके पर एस जयशंकर ने महान डॉक्टर कोटनिस के योगदान और बलिदान को भी याद किया। If Indian personnel were conferred the Order of the Red Star, the medical mission led by Dr. Kotnis was a legend in China. So tomorrow, when our military contingent marches through the Red Square, it would be an affirmation of the difference that we made.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के योगदान को याद किया और कहा कि दुनिया ने उन्हें उनका सही स्थान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वक्त है कि इतिहास को ठीक किया जाए। भारतीय विदेश मंत्री ने दूसरे विश्व युद्ध में चीन को दी गई सहायता का भी जिक्र किया। Indian blood was shed at the battlefields of the world, from Tobruk, El Alamein and Monte Cassino to Singapore, Kohima and Borneo. We helped keep key supply chains open to both your countries, one through the Persian corridor and the other across the Himalayan hump. इस दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में जरूरी बदलाव किए जाने और विश्व स्तर पर RIC की भूमिका पर भी बात की। The United Nations began with 50 members. Today it has 193. Surely its decision making cannot continue to be in denial of this fact. We, the RIC countries, have been active participants in shaping the global agenda. It is India's hope that we will also now converge on the value of reformed multilateralism. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन और सहयोगी देशों के हितों की रक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात चीन और अमेरिका दोनों पर लागू होती दिखती है। ये सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है, जिसके लिए अमेरिका चीन को जिम्मेदार बता रहा है। दूसरी तरफ रूस दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर पर अपनी विजय की सालगिरह मना रहा है, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय थल, जल और वायु सेना की टुकड़ी के साथ मॉस्को में हैं और भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चल ही रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर उपजे तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने लेह में स्थित सेना अस्पताल का दौरा किया, साथ ही सेना के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत भी की। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में सीमा विवाद से जुड़े गतिरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जमीनी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सेना प्रमुख ने मंगलवार को अपने 3 दिवसीय लद्दाख दौरे की शुरुआत की। पहले दिन उन्होंने लेह में सैनिक अस्पताल का दौरा किया और घायल सैनिकों से उनका हालचाल जाना। इसके बाद सेना प्रमुख ने लद्दाख में सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी की। इससे पहले मौजूदा परिस्थिति में देश की सुरक्षा के हालात पर सेना प्रमुख ने सोमवार को दिल्ली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की। इसमें चीन और पाकिस्तान सीमा यानी उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशनल हालात की समीक्षा की गई। साथ ही सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा भी हुई। सीमा विवाद के मद्देनजर सुरक्षा बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टर में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके भी अपनाएगा। शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीति समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश हैं। भारत चीन सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच सरकार ने चीन से सटी भारतीय सीमा पर 32 सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिकारियों की बैठक में इस बारे में चर्चा हुई। भारत चीन सीमा पर कुल मिलाकर 73 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 12 सड़कों का निर्माण CPWD और 61 सड़कों का निर्माण BRO कर रहा है। सीमा पर होने वाले सभी सड़क कार्य के निर्माण की देखरेख की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के सख्त लहजे के चलते गलवान घाटी में चीन अपने सैनिकों को पीछे करने के लिए तैयार हो गया है। दोनों देशों के बीच कल हुई कोर कमांडरों की बैठक सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई और यह तय किया गया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव को कम करने के तौर तरीकों पर दोनों पक्ष बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन आपसी सहमति पर पहुंच गए हैं। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक LAC पर जवानों की पुरानी स्थिति में वापसी को लेकर बनी दोनों देशों के बीच रजामंदी हो गई है और इसके क्रियान्वयन के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत को सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच सोमवार को हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत सकारात्मक रही है।
दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ये बैठक करीब 11 घंटे तक चली और रचनात्मक माहौल में चर्चा हुई। भारत की ओर से 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिले के कमांडर मेजर जनरल लियूलिन ने किया। बैठक में भारत ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों की तरफ से किए गए पूर्व नियोजित हमले को लेकर विरोध दर्ज कराया। साथ ही पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के सभी इलाकों में चीनी सैनिकों को तुरंत वापस लेने की मांग की। भारत की तरफ से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के सैनिकों की संख्या में कमी लाने का सुझाव भी दिया। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की ये बैठक चीन सीमा में स्थित मोल्दो में हुई। हाल ही के दिनों में भारत और चीन के बीच मोल्दो में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की दूसरी बैठक थी। इससे पहले ये बैठक 6 जून को हुई थी। दोनों बार इस बैठक का आयोजन चीनी पक्ष की तरफ से आग्रह के बाद किया गया, इसलिए बैठक का आयोजन भी मेजबान देश के सीमा क्षेत्र में किया गया। 15 जून की रात लद्दाख में गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय सेना का एक दल चीनी सेना से बात करने गया था, लेकिन इस दौरान घात लगाकर बैठे चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला कर दिया। इस हिंसक संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में चीन के कई सैनिक भी हताहत हुए। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि भारत और चीन अपने आपसी मसले सुलझाने में सक्षम है और उन्हें किसी तीसरे देश की मदद की जरूरत नहीं है। लावरोव मंगलवार को रूस भारत चीन यानी RIC की वर्चुअल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों के देशों के पास किसी भी समस्या को निपटाने के लिए कूटनीतिक स्तर और सैन्य स्तर पर बातचीत के विकल्प मौजूद हैं। हाल ही में पैदा हुए तनाव को कम करने के लिए दोनों ही देश इन विकल्पों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही सर्गेई लावरोव ने यह भी कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। उनकी इस यात्रा से भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे विशेष संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत और रूस के बीच सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के मकसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने रूस के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान भारत और रूस के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तौर तरीकों पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री ने मॉस्को में भारतीय दूतावास का दौरा भी किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर राष्ट्रपिता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने मॉस्को में रूस में उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल AV फोमिन के साथ बैठक की और दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग से जुड़े संबंधों की समीक्षा की। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। दूसरे विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों की विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विजय परेड आयोजित की जा रही है। विक्ट्री डे परेड में भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना से 75 सैन्य कर्मियों के विशेष दल को भी शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर सोमवार शाम मॉस्को पहुंचे थे। मॉस्को पहुंचने पर रूस के मेजर जनरल कोसिन्को वेसिली एलेक्जेंडोविच और रूस में भारत के राजदूत डॉक्टर B वेंकटेश वर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगवानी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 24 जून को रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाली परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। परेड में भारतीय सैनिकों का दल भी हिस्सा ले रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को का ऐतिहासिक रेड स्क्वायर एक बार फिर दुनिया भर के सैनिकों के बलिदान और शौर्य का गवाह बनेगा। हालांकि यहाँ होने वाली विजय परेड का जश्न भले ही दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की वर्षगांठ पर मनाया जाता रहा हो, लेकिन इस ऐतिहासिक दिवस पर रूस के साथ अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों के बलिदान और साहस को भी याद रखा जाता रहा है। परेड में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 18 देशों की सैन्य टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। भारत की तीनों सेनाओं की 75 सशस्त्र सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व वीर सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक बड़े रैंक के अधिकारी कर रहे हैं।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी परेड के कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। रूस में 9 मार्च को हर साल विक्ट्री डे मनाया जाता है, लेकिन कोविड वैश्विक महामारी की वजह से इस साल परेड को 24 जून को आयोजित किया जा रहा है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सोवियत संघ की नाजियों पर जीत के बाद 9 मई 1945 की मध्य रात्रि में यूरोप और अफ्रीका के उत्तरी भागों में द्वितीय विश्व युद्ध का आधिकारिक समापन हुआ। वहीं पहली विक्ट्री डे परेड 24 जून 1945 को हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना के मामले भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन भारत आबादी के हिसाब से कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे मौत के मामले में दुनिया से बेहतर स्थिति में है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर कोरोना वायरस से केवल 1 मौत हो रही है और संक्रमण का फैलाव भी कम है। इस बीच करीब 15,000 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 4,40,000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 22 जून की 154वीं स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर कोरोना वायरस से केवल 1 मौत हो रही है, जबकि विश्व में ये आंकड़ा 6 गुना ज्यादा होकर 6.04 पर है। सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की बात करें तो ये आंकड़ा ब्रिटेन में 63.13 प्रति लाख आबादी है, स्पेन में 60.60, इटली में 57.19 और अमेरिका में 36.30 प्रति लाख मौतें हो रही हैं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की 21 जून की 153वीं स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया था कि भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर कोरोना वायरस के 30.04 मामले हैं, जबकि वैश्विक औसत 3 गुना से भी अधिक 114.67% है। देश में अब तक कोरोना के 71,37,716 सैंपल की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में यानी 22 जून को 1,87,223 सैंपल की जांच हुई है। मंगलवार की सुबह तक देश में 24 घंटों के भीतर कोविड-19 के 14,933 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ संक्रमितों की तादाद 4,40,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 2,48,190 लोग इस वायरस से उबर चुके हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 56.37% हो गया है। वहीं देश में अब तक करीब 14,000 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटों में 312 लोगों की मौत हुई है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। रेलवे ने अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका को लगातार बखूबी साबित किया है। कोरोना काल में रेलवे ने संकट मोचक की भूमिका निभाई है। बात श्रमिकों को घर पहुंचाने की हो, जरूरी सामान की ढुलाई की हो या फिर रेल डिब्बों को आइसोलेशन कोच में तब्दील कर कोरोना काल में मरीजों के लिए बेड की समस्या कम करने की हो, रेलवे लगातार कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभा रहा है। रुकी वो इसलिए कि प्राण बच जाए, चली भी वो इसलिए कि प्राण बच जाए। बनाया खुद को अस्पताल क्योंकि जिंदगी का सवाल बच जाए। बच्चों को लेकर चली कि नई पीढ़ी का नौजवान बच जाए। चली मजदूरों को लेकर कि पसीने का मान बच जाए। दौड़ेगी जल्द ही देश की धड़कन, फिक्र सिर्फ इतनी कि अपना हिंदुस्तान बच जाए। ये चंद लाइनें कोरोना वायरस संकट काल में रेलवे की भूमिका की कहानी बयां कर रही हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे ने जब जैसी भी जरूरत हुई आगे बढ़कर काम किया। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी ना हो, इसके लिए भारतीय रेल ने 5,231 नॉन एसी डिब्बों को आइसोलेशन कोच में बदला है। प्राकृतिक हवा और रोशनी की व्यवस्था वाले इन डिब्बों में तापमान कम रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अब तक भारतीय रेलवे ने 5 राज्यों में कुल 960 कोविड केयर कोच तैनात किए हैं। इनमें दिल्ली में 503, उत्तर प्रदेश में 372, तेलंगाना में 60, आंध्र प्रदेश में 20 और मध्य प्रदेश में 5 कोविड केयर कोच तैनात किए गए हैं।
भारतीय रेलवे ने प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए राज्यों की मांग पर बड़े पैमाने पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाया। अब भले ही ज्यादातर श्रमिक अपने घर पहुंच गए हों और श्रमिक ट्रेनों की मांग अब कम हो गई हो, लेकिन रेलवे ने 1 मई से श्रमिकों को घर पहुंचाना शुरू किया और रेलवे अब तक 75 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचा चुका है। बात रेलवे की ढुलाई की करें तो लॉकडाउन के दौरान 4000 से ज्यादा रैकों के जरिए रेलवे ने 117.43 लाख टन अनाज की ढुलाई की। रेलवे ने 24 मार्च से लेकर 10 जून के बीच 32 लाख वैगन के जरिए माल ढुलाई कर सप्लाई चेन को जारी रखा। इसमें 18 लाख से ज्यादा वैगन के जरिए जरूरी सामानों की ढुलाई की गई, जिसमें अनाज, नमक, चीनी, दूध, खाद्य, तेल, प्याज, फल, सब्जी, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और उर्वरक आदि शामिल हैं। इसके अलावा 22 मार्च से 10 जून के बीच पार्सल ट्रेनों को भी चलाया गया। पार्सल ट्रेन के जरिए 1,37,000 टन सामानों की ढुलाई की गई। कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे के 12 लाख से ज्यादा कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश जीत सके। अरविंद सिंह, राज्यसभा टीवी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। अपने दौर की राजनीति को व्यापक स्तर पर प्रभावित करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 67वीं पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि दी। भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने दौर की राजनीति को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। भारतीय राजनीति में वो पहले व्यक्ति जिन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि कश्मीर को राष्ट्र की मूलधारा में सम्मिलित करना डॉक्टर मुखर्जी का स्वप्न था। उन्होंने जिस संकल्प के लिए श्रीनगर की जेल में अपना बलिदान दिया था, संसद द्वारा धारा 370 को निरस्त कर राष्ट्र ने डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि मां भारती के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए कहा कि भारत की एकता और अखंडता के अप्रतिम नायक डॉक्टर मुखर्जी ने न केवल स्वतंत्रता से पहले देश के लिए संघर्ष किया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी देश की एकजुटता के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया। बंगाल, पंजाब और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए उनका तप और संघर्ष वंदनीय है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें नमन करने के बाद कहा कि हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन और बलिदान देश के लिए और देश की तस्वीर को एकजुट रखने के लिए समर्पित था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, उनकी पुण्यतिथि के दिन हम बलिदान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन और बलिदान यह देश के लिए और देश की तस्वीर को एकजुट रखने के लिए, एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का पुरजोर विरोध किया। उनका कहना था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। मई 1953 में उन्होंने बिना परमिट के कश्मीर का दौरा किया, जहां तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से असम की जनता को संबोधित किया।
जेपी नड्डा ने कहा कि देश का नेतृत्व इस समय सशक्त हाथों में है और जो काम 6 दशकों से रुके हुए थे उसे 6 साल में पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक तरफ उन्होंने सभी राज्यों को साथ लेकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, साथ ही दूसरी तरफ उन्होंने जनता कर्फ्यू और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करके जन भागीदारी भी सुनिश्चित की। यह एक वर्ष उपलब्धियों का वर्ष भी है और आपदा से लड़ने में भी पारंगत हासिल करने वाला वर्ष भी है। तो मोदी जी ने 2 तरीके से इस लड़ाई को लड़ा, सभी को एक साथ बांधते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से देश में कोरोना की लड़ाई में देश के एक एक जन को लगाने का काम मोदी जी ने किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, इसके साथ जनता की जन भागीदारी भी की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी की वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। बैठक की शुरुआत 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू हुई, जो 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश बड़े आर्थिक संकट और महामारी का सामना कर रहा है। इस बीच भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प से देश संकट में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि परिपक्व कूटनीति और निर्णायक नेतृत्व भारत की अखंडता की रक्षा करने में सरकार की कार्रवाई का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने आर्थिक संकट का मुद्दा उठाया और सलाह दी कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत गरीबों और एमएसएमई सेक्टर को बड़े पैमाने पर राहत देने की है। बैठक में कोरोना महामारी के बाद पैदा हुए अन्य प्रभावों के बारे में भी चर्चा हुई। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की भक्ति भाव के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा का पूरा आयोजन मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा के पावन अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। रथ यात्रा के दौरान आज सुबह जगन्नाथ मंदिर में पुरी के राजा गजपति महाराज ने सोने के झाड़ू से सफाई करके छेरा पहरा की रस्म अदा की। ये रथ यात्रा के इतिहास में पहली बार है जब कोरोना महामारी के कारण आम श्रद्धालु इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना भी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि कोविड-19 की वजह से इस साल श्रद्धालुओं को संयमित रूप से ये त्योहार मनाकर संतोष करना होगा। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि रथ यात्रा बेहद पवित्र अवसर होता है जिसका ओडिशा के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने कामना की कि रथ यात्रा से जुड़ी पवित्रता और उसके महान आदर्श जीवन में शांति और सद्भाव लाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि श्रद्धा और भक्ति से भरी ये यात्रा देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। जय जगन्नाथ। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ओडिशा में रथ यात्रा को अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों, विशेषकर ओडिशा के भाई बहनों समेत महाप्रभु जगन्नाथ के श्रद्धालुओं के लिए ये दिन विशेष है। उधर अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रथ यात्रा के लिए सुबह अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ जी मंदिर पर पहुंचकर वहां पे दर्शन किए। महात्मा गांधी की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। भारत समेत पूरा विश्व उनकी शांति और अहिंसा के रास्ते को वैश्विक शांति के लिए जरूरी मानता है, लेकिन इंग्लैंड के लेस्टर शहर में कुछ लोगों ने उनकी मूर्ति को हटाने का अभियान शुरू किया। अब इस अभियान के खिलाफ शहर में ही एक और अभियान शुरू हो गया है। उनकी मूर्ति को बचाने के एक ऑनलाइन याचिका पर लोगों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। मूर्ति हटाने के अभियान का विरोध करते हुए भारतवंशियों ने कार्यक्रम आयोजित किया और गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी बीच लेस्टर शहर के मेयर ने साफ किया कि गांधी जी की मूर्ति नहीं हटाई जाएगी। उन्होंने इसको लेकर भारतीय समुदाय को पत्र भी लिखा है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।